लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है तो भारत ने पाक हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। भारतीय सेना ने पाक के 50 से ज्यादा ड्रोन को अब तक मार गिराया। पाक के 2 J-17, एक F-16 जेट को मार गिराया गया। पाकिस्तान के खिलाफ जैसलमेर में भी बड़ा एक्शन हुआ है। बीएसएफ कैंप पर हमले की कोशिश नाकाम की गई है। जम्मू के सतवारी में आसमान में इस वक्त हलचल है। इंडिया ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर फायर किया है। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। उरी सेक्टर में फिर से पाक की ओर से ये गोलीबारी की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार इस वक्त, चाहे हम जम्मू कश्मीर के एलओसी का जिक्र करें या फिर हम राजस्थान के जैसलमेर इलाके का जिक्र करें, क्योंकि जैसलमेर से सटा हुआ बॉर्डर है और ऐसे में जैसलमेर में भी इस बीच कई जगहों पर गोलीबारी की जा रही है। ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भी लगातार इस वक्त लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर करने की ये कोशिश है पाकिस्तान की, लेकिन इस कोशिश को किसी भी तरीके से अंजाम हमारी भारतीय सेना नहीं होने देगी और पूरी तैयारी के साथ भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब इस वक्त दे रही है। चाहे वो जैसलमेर का इलाका क्यों ना हो या फिर पाकिस्तान में की तरफ से जो गोलीबारी इस वक्त पुंछ की ओर की जा रही है, जम्मू की ओर की जा रही है, हर जगह पर इस वक्त चप्पे चप्पे पर 24 घंटे तैनात है तमाम हमारी भारतीय सेना और बीएसएफ की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। यहां तक कि कई ऐसे जो सेना की टुकड़ियां हैं वो पूरी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम का भी भारत की ओर से जम्मू में बीती रात इस्तेमाल करके ये बता दिया गया है कि आप S-400 से कतई नहीं भिड़ सकते हैं, क्योंकि रशिया ने भी हालांकि इस बात को पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि भारत के साथ जो उसकी दोस्ती है और उसने जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया है वो कितनी मजबूती के साथ इन तमाम मिसाइलों को हवा में ही मार रहा है। इसके अलावा आपको याद होगा कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान के पास था, उस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इसके अलावा AWCS को भी तबाह किया गया है भारत की ओर से। ड्रोन से अभी हमले किए गए हैं। यहां तक कि लाहौर जो सबसे ज्यादा रिहायशी इलाका बताया जाता था, कराची, बहावलपुर, ये कुल ऐसे जगह हैं पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जाने माने थे, लेकिन उन जगहों पर भी इस वक्त भारत की ओर से हमले किए गए हैं और आर्थिक तौर पर इस वक्त और ज्यादा कंगाली की ओर पाकिस्तान बढ़ चुका है और इसी वजह से वर्ल्ड बैंक से अभी से वो गुहार लगाना शुरू कर रहा है कि उसे आगे आने वाले समय में लोन की आवश्यकता होगी। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भारत की ताकत को थोड़ा और डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। भारत का जो सुदर्शन चक्र है वो किस तरीके से काम करता है ये समझिए। 92N6E इलेक्ट्रॉनिक स्टीयर्ड फेस्ड एरो रडार से लैस सुदर्शन चक्र S-400 को बताया जाता है, जो कि रसिया का ये एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने लिया था 600 किलोमीटर से मल्टीपल टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है और यह भी बताया जाता है कि लगभग 100 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता इसकी मानी जाती है। 5 से 10 मिनट में ही ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और ये कई ऐसे मिसाइल्स को अपने साथ कैरी कर सकता है जिसका इस्तेमाल टारगेट लॉक करके उसे निशानाबूद करने के लिए किया जाता है। एक साथ 100 से 300 टारगेट्स एक बार में भेज सकता है S-400। S-400 मिसाइल की रेंज लगभग 400 किलोमीटर की बताई जाती है और 400 किलोमीटर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से गायब करने के लिए यह आंकड़ा उसके लिए बहुत है। और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी जिस तरीके से ये उड़ान भर सकता है, एक साथ 3 दिशाओं में प्रहार में सक्षम इसे हमेशा से माना गया है, यानी मारक क्षमता बिल्कुल सटीक और दुश्मनों के होश फाख्ता करने के लिए भी पूरी तरह तैयार। हवा में 36 टारगेट पर एक साथ वॉर कर सकता है S-400। ये वो भारत का सुदर्शन चक्र है जो पूरी तरह इस वक्त पाकिस्तान को परस्त किए हुए है। जेट और मिसाइल भी तबाह कर सकता है S-400, यानी कुल मिलाकर जो इसकी क्षमता है S-400 की, इसके सामने पाकिस्तान किसी भी तरीके से टिक नहीं सकता है। तो फिलहाल देखिए, हम आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि सैन्य ताकत भारत की अगर देखें तो सक्रिय सैनिकों की संख्या 14,55,000 के आसपास, पाकिस्तान की सक्रिय संख्या उसके मुकाबले बेहद कम। रिजर्व फोर्स भारत के पास 11,55,000, तो वहीं पाकिस्तान के पास रिजर्व फोर्स 5,50,000 के आसपास की बताई जाती है। आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है इन स्थितियों में।
भारत के पास टैंक्स की संख्या 4,614, तो वहीं पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक्स की संख्या बताई जाती है। और सैन्य ताकत के साथ साथ हम आपको एक एक करके तमाम वेपन से जुड़ी हुई भी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे बख्तर बंद गाड़ी 50,000 पाकिस्तान के पास है, तो इसकी संख्या बख्तर बंद गाड़ी 1,51,000 से अधिक भारत के पास। तो ये देखिए, हम एक एक करके आपको पूरी संख्या बता रहे हैं कि इस वक्त जो सक्रिय सैनिक जो इस वक्त बॉर्डर्स पर तैनात है 6,54,000 के आसपास, जहां पाकिस्तान के पास है तो 14,55,000 के आसपास की सक्रिय संख्या इस वक्त भारत के पास है। और यह सैन्य हमारी ताकत है जो पूरी स्थिति में यह सिद्ध करता है कि पाकिस्तान अगर अभी भी बाज नहीं आता, पीछे हटने को तैयार नहीं होता, तो ना केवल उसे माकूल जवाब मिलेगा, लेकिन वो पूरी तरह से कंगाली के अधीन हो जाएगा। और एक बार फिर से पाकिस्तान, आप यूं समझ सकते हैं कि खुद ही अपनी तैयारी कर रहा है कि आने वाले समय में कटोरा लेकर भीख मांगता फिरे वर्ल्ड बैंक के सामने। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ डीके गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। डीके गुप्ता जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर। सर, सवाल यही है कि जब सैन्य ताकतों की हम बात करते हैं और हर मुहाने पर अगर आप या हम देखें तो किस तरीके से भारत माकूल जवाब दे रहा है पाकिस्तान को। 48 घंटे का समय भी नहीं बीता सर, इससे पहले ही वर्ल्ड बैंक के सामने गुहार लगा रहे पाकिस्तान के अधिक लोन की आवश्यकता होगी। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आज पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और भारत के लिए भी। देखिए, आज 9 तारीख है और 9 तारीख है और आईएमएफ में आज हियरिंग होनी है कि पाकिस्तान को ऐड दिया जाए कि नहीं। भारत की पूरी कूटनीति उस पर लगी हुई है कि भारत को कोई भी पाकिस्तान को कोई भी सहायता आईएमएफ से इस बार न मिले। चाइना से इन्होंने स्वैप के लिए बोला था, लेकिन चाइना ने भी स्वैप पर भी हामी नहीं भरी है। ये भारतीय कूटनीति की एक जीत है। रही बात काइनेटिक एक्शंस में, तो काइनेटिक एक्शन में भारत इस समय मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेयर्स सिस्टम से काम कर रहा है और उसका नतीजा यह है कि भारत की जो सामरिक क्षमता है उसका उदाहरण पूरे दुनिया ने अभी देखा है, जब 50 ड्रोन को एक बार में गिराया गया है। तो यह एक बहुत ही बड़ा मैसेज न केवल पाकिस्तान को है पर बल्कि विश्व स्ट्रेटेजिक समुदाय को भी है कि भारत का स्तर अब इस सामरिक क्षेत्र में हद से ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सर, ये स्थिति को समझना थोड़ा सा और भी कठिन इस वजह से हो जा रहा है क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान ये समझता है कि अगर वो इस तरीके से हरकतें करेगा तो फिर ये भारत आज का भारत है और वो चुप नहीं बैठेगा। इससे पहले भी घर में घुसकर जवाब दिया गया है। बार बार इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो पाकिस्तान को तो खुद भी अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए समझना चाहिए कि वो किससे भिड़ने के लिए सामने आ रहा है। लेकिन क्या वो सिर्फ एक ढकोसला रचना चाह रहा है अपनी आम जनता के सामने कि देखिए हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त हम वहां की मीडिया को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से भ्रामक तौर पर खबरों को नेशनल टेलीविजन पर भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 2-3 तरह के पाकिस्तान हैं। पहली बात कि एक पाकिस्तान है जो कि 70 से 80% जमहूरियत को वो प्रेजेंट करता है, जो कि भारत के जैसा विकास चाहता है। और बचे 30%, उसमें से 30% में 90% जो सेना ने कब्जा कर रखा है। तो पाकिस्तान जो शांति और जो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो विकास की सोच रखते हैं, वो बिल्कुल नहीं। और केवल वहाँ पे जो सेना और वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनकी राजनीति ऐसी बनी रहे जिसकी वजह से वो लगातार जो है भारत के विरोध में चीजें नैरेटिव बनाते रहते हैं। और उनके अंदर एक कंपटीशन है कि मैं तुमसे ज्यादा खतरनाक जनरल हूं जो भारत के खिलाफ जहर उगला। और उसकी परिणति ये होती है कि बारंबार जो है भारत से उनके टेंशन्स बॉर्डर्स पे होते हैं। और इस बार जो मुनीर है वो शायद जनरल परवेज मुशर्रफ और उनसे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसका कि माकूल जवाब भारत दे दिया है। और मुनीर का आप एक भी स्टेटमेंट आप पिछले 5 से 10 दिन के अंदर नहीं सुने होंगे। बिल्कुल सर, और साथ ही जब उनसे किसी तरीके के सबूत सामने रखने की बात की जाती है अभी, क्योंकि जिस तरीके का पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था, हमने ये भी देखा कि चाहे उनके रक्षा मंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स का इस्तेमाल करते हुए झूठ फैलाने की कोशिश की और ये कहा कि हमने तो भारत की 3 राफेल को मार गिराया है, हमने एक
सुखोई को भी मार गिराया है, यहाँ तक मिग 29 को मारने का भी दावा किया गया। लेकिन इस बीच जब उनसे सबूत मांगे गए तो वो कहते कि आप सोशल मीडिया पर जाइए, और आप सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं सबूत दिखाने के लिए। ये किस तरीके की रणनीति पाकिस्तान अपना या आजमा रहा है? आप खुद में इतना नहीं सक्षम है, क्योंकि जब भारतीय सेना ने जो टारगेट्स किए हैं उन टारगेट्स का सबूत दिया है कि सिविलियन इलाके नहीं थे या आर्मी कैंप बेसिस नहीं थे, लेकिन आतंकी ठिकाने थे, लेकिन पाकिस्तान चारों खाने चित होने के बावजूद भी वो इस तरीके की बयानबाजियां करता है। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक पैराडिम शिफ्ट है, हम्म। एक सैद्धांतिक अंतर है। भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र है पूरे विश्व का, और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम्म। और उसका कारण यही रहा है कि वो पॉजिटिव जो सिस्टम्स को लेके आगे बढ़ा है। हम्म। अब एक चीज हम लोग को ये भी माननी पड़ेगी, जो हमारे नीति निर्णायक मंडली के लोग हैं, कि पाकिस्तान कभी भी कोई भी सबूत नहीं देगा। सबूत हमें तैयार करना होगा, डोजियर्स हमें तैयार करने होंगे, वेरीफाई हमें करने होंगे, वेटिंग हमें करने होंगे, और उसको पाकिस्तान को न दिखा के हम्म। उन विश्व के देशों को दिखाना होगा जिनका प्रभाव विश्व के सामरिक व्यवस्था और जियो पॉलिटिक्स पे चलता है। तो पाकिस्तान से ये अपेक्षा करना कि वो किसी चीज का सबूत देगा। और रही बात इस, देखिए युद्ध में जो मैकियावेली ने लिखा है, सब कुछ जायज होता है। यही चीज हमारे चाणक्य जी ने लिखा है कि युद्ध में कट थ्रोट कंपटीशन होता है, हम्म। और उसमें सबूत मांगना और दिखाना वो कोई मैटर नहीं करता। हमें पता है कि हमने क्या किया है। वो अपनी जनता को और अपने लोगों को बताने के लिए वो किसी झूठ के हद तक चले जाएंगे। तो इसमें पूरा जो एक ऑब्जर्वर होते हैं वर्ल्ड के, उनको पता रहता है कि किनकी पोजीशन क्या है। और भारत ने जिस तरह से इनके 2 दिन में इनकी कमर ढीली की है, उससे पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं कि आप ही बता रही हैं कि विश्व बैंक को भी उसने लिखा है, जी। टैग किया है। और मैं देख रहा हूं कि 2 या 3 या हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर वो शायद सरेंडर करने की स्थिति में भी आ जाएगा, जैसा कि उनके वक्तव्यों से भी पता चल रहा था। जो उनके रक्षा मंत्री बोल रहे थे कि हम नहीं चाहते हैं कि अगर दूसरी बार करोगे तो हम ऐसा करेंगे। तो सब मिला जुला के पाकिस्तान से कभी भी सच की अपेक्षा न की जाए। लेकिन सर, सवाल ये भी है कि इस बीच जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी का माहौल बना हुआ है, हमने ये भी देखा कि खाड़ी देश एक और जहां पल्ला झाड़े पाकिस्तान से, दूसरी तरफ भारत को पूरी तरीके से खुली समर्थन मिल रही है। एकमात्र तुर्की ऐसा देश जिसने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। और जो इस वक्त हमले पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है वो ये कि बीती रात जिस तरीके से मिसाइल या ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान की ओर से, ये उस कोशिश के तहत किया गया जैसा हमने इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में देखा कि अचानक से हमास की ओर से हमला किया गया, एक एक करके 2-3 जगहों से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना जहां मोर्चा संभाले हुई है, डटी हुई है, लेकिन ये जो एक कनेक्शन, एक जो कड़ी जुड़ रही है कि आप कल तक हमास का समर्थन कर रहे थे, आज हमास के ही उन इशारों के तहत में आप काम भी कर रहे हैं और आप उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो अब तक हमास करता आया है। देखिए, यहाँ पे युद्ध रणनीति में क्या होता है कि जो उस स्थिति में ठीक लगता है उस पक्ष को वो करता है। हम्म। हमास को दुनिया के हर देश और मुस्लिम संगठन, मुस्लिम देश भी जानते हैं कि हमास ने जो गलती की हम्म। उसका परिणाम उसको मिला, और उसने जो भी तकनीकी का यूज किया हम्म। कि और उसको 1440 लोगों को उसने मारा, और उसकी परिणति 56,000 में जाके हुई जो इजराइल ने किया। और पाकिस्तान चूंकि हमास जो चीजों को अपनाता है ऐसे आतंकवादी संगठन, तो पाकिस्तान की भी जो भी मशीनरी है वो 2 तरह की है। एक तो उसका जो अम, युद्ध की जो कन्वेंशनल पद्धति है जो अभी चल रही है, और दूसरा है उसका प्रॉक्सी वार। देखिए, पाकिस्तान एक रोगु कंट्री है, और वो आतंकवादियों के सहारे भी युद्ध लड़ता है। जैसे अभी सूचना मिल रही है कि 7 लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को बीएसएफ के लोगों ने मार दिया है। मैं सलूट करता हूं बीएसएफ के लोगों को, कि वो जो आर्मी काम करती थी, आज बीएसएफ के लोगों ने 7 लोगों को मारा है। ये देश का जज्बा। और चूंकि सर, इस बीच तो पाकिस्तान, अखनूर से भी ऐसी खबरें मिली थी कि एक पायलट को जिंदा भी पकड़ा गया है, यहाँ तक कि जब जैसलमेर में भी उन्होंने
फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, वहां उनके ड्रोन्स, उनके फाइटर जेट्स को भी मार गिराया गया था। वहां से भी किसी पायलट को पकड़े जाने की खबर मिली थी कि पाकिस्तानी पायलट्स को पकड़ा गया है, वो भी जिंदा। तो सर, इस बीच क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से भारत बहुत सूझबूझ के साथ में, चाहे हम रणनीतिक तौर पर कहें, चाहे हम सैन्य कार्रवाई के तहत में कहें, कि बहुत सोच समझ करके वो सभी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है कि किसी भी स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई घिरे तो वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तमाम सबूत इस पर भारत लेकर के आ रहा है। जी, जी, जी। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारत एक बहुत ही ज़िम्मेदार देश है और भारत का के जो इस समय जो लीडरशिप है, हम्म। वो बहुत ही ज़िम्मेदार लीडरशिप है और वो सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत कर रहे हैं। पूरे दुनिया को उन्होंने 15 दिन तक विश्वास में लिया। विश्वास में लेने के बाद जो कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने कि इस पर अपना संशय व्यक्त किया था, खुल के समर्थन नहीं किया। हम्म। बाद में उन लोगों ने दोबारा स्टेटमेंट जारी करके भारत के साथ आए। भारत ने पाकिस्तान को घेरने के लिए चौतरफा रणनीति अपनाई, जहां उसने कल एयर स्ट्राइक के बाद जब कल उसने पानी छोड़ा 4 गेट से, उसमें बाढ़ की जैसी स्थिति पाकिस्तान में आ गई है। हम्म। हमारी आईएनएस विक्रांत और जो भी हमारी जो आईएनएस हैं, हम्म। वो भी अपनी बखूबी कराची पे अटैक उधर से कर रही हैं। हमारी सेनाएं, बीएसएफ और एयर फोर्स का तो कहना ही क्या। तो ये बहुत ही सोची समझी और उसके साथ साथ रात को कल यूरोपियन कंट्री से फिर हमारे जयशंकर साहब ने बात की। उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री से उनकी बात हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात किया। हम्म। और रही बात तुर्की की, देखिए मैं तुर्की का मैं समझ सकता हूँ। तुर्की के का जो सपोर्ट है, मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में सॉरी बोल के वो पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जी। उनका जो पर्सनल रिलेशंस है, वो जो है और देशों के साथ उस पर इतना दबाव डलवाएंगे कि वो खुद ही बैक ट्रैक कर जाएगा। सर, और सिर्फ दबाव की बात नहीं होती है, क्योंकि तुर्की के लिए हमने ये भी देखा था कि जब तुर्की में भीषण भूकंप की स्थिति हुई थी और उस दौरान भी भारत ने उस दोस्ती को समझते हुए, उस इंसानियत को समझते हुए अपने ट्रूप्स को भेजा था, अपने इंडियन आर्मी को, अपने इंडियन मेडिकल टीम को भेजा था, यहाँ तक कि राहत की जो बचाव सामग्रियां होती हैं वो तक भिजवाया गया था। लेकिन आज जब वाकई एक दोस्त के तौर पर साथ में खड़े होने की जरूरत है, तो तुर्की हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ दे रहा है। देखिए, इसी को चाणक्य नीति युद्ध की बोलती है। जब उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा, उसमें बहुत ही प्यारी लाइन लिखा है कि युद्ध के क्षेत्र में संधि पत्र तलवारों के बल पे फाड़े जा सकते हैं। हम्म। चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज की जब उसमें लड़ाई हुई, जीत गए, तो ये हुआ कि इनके बीच में दोस्ती कैसे बनाई जाए। तो संधि पत्र साइन किया जा रहा था। चाणक्य ने उस समय बोला कि संधि पत्र कभी भी तलवारों के बल पे फाड़े जा सकते हैं, इसलिए उनके बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। हम्म। तो किसी भी देश के साथ, खासकर तुर्की के साथ, हम इतना अच्छा व्यवहार करें तो हम एज ए पॉलिसी मेकर उतना ही रिटर्न एक्सपेक्ट न करें। हम्म। युद्ध के क्षेत्र के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, जैसा तुर्की ने दिया। और ये तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, ये भारतीय पॉलिसी मेकर्स के लिए भविष्य में भी एक लेसन है। बिल्कुल। और इस बीच हमने ये भी देखा है डीकू गुप्ता सर कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से, जहां एलओसी के आसपास जो खास तौर पर स्थानीय जो लोग वहां रह रहे हैं, जो स्थानीय गांव हैं, वहां सिर्फ सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने पहले तो 21 जगहों को चुना, उसमें से 9 ठिकानों को फिक्स किया, और उसके बाद वो ऐसे जगह बताए जा रहे थे जहां पर आतंकियों का ठिकाना था। और यहाँ आर्टिलरीज का इस्तेमाल कर मोर्टार्स दागे जा रहे हैं, शेलिंग की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है एलओसी पर, और मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, गुरुद्वारों को निशाना बनाया जा रहा है, गांव के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक सिर्फ ये अब एलओसी तक सीमित नहीं रह गया है, हम पंजाब में भी देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कल की खबर सामने आई थी जब गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाने का प्रयास इन लोगों ने किया था, और हर बार विफलता ही इन्हें हाथ लग रही है। लेकिन क्या ये समझा जाए कि क्या ये विदाउट प्लानिंग सिर्फ एक्शन का रिएक्शन देना है, तो पाकिस्तान उस ताव में आकर के वो गुजरात के खाड़ी में भी हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जहां गुजरात की वो जो सीमाएं लगती हैं समुद्र से, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चाहे हम पाकिस्तान के एलओसी की पाकिस्तान और भारत के एलओसी की बात करें, हम जैसलमेर की बात करें, ये उन जगहों को जानबूझ करके टारगेट कर रहा है ताकि भारत तीनों तरफ से एंगेज हो जाए और उससे थोड़ा सा मौका मिल जाए।
अ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और जो हमारी रक्षा पंक्ति है, चूँकि मैं उसमें काम किया हूँ और एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ उनको पता है कि इंटेलिजेंस के कि वहाँ कहाँ-कहाँ अटैक हो सकते हैं और जी। कहाँ-कहाँ हमको अपनी जो है सेफगार्ड्स रखने हैं। तो ये संभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर उन्होंने हाँ, रही बात सिविलियंस की, देखिए पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था पैदा करना चाहता है जिसमें, क्योंकि भारत एक मल्टी मीन्स कल्चरल कंट्री है। हुँ। मतलब एक ऐसा देश है जो दुनिया में एक अनूठा देश है जहाँ पे कि भारत में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये बहुतायत संख्या में है। ये नहीं केवल छिटपुट हैं, बहुतायत संख्या में है और एक दूसरे के साथ और उस प्रेम सौहार्द को पाकिस्तान और उसके जो स्नीपर सेल्स हैं इंडिया में, वो लगातार ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने आज एक ऑडियो भी जारी किया है जो रक्षा विशेषज्ञ कि आप केवल भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जो भी संबंधित भारत सरकार है, राज्य सरकार की संस्थाएं हैं, हुँ। उन्हीं के दिए हुए मैसेज को आपके एक दूसरे के पास फॉरवर्ड करिए, उनको फॉलो करिए। कोई अगर ये कहता है कि एटीएम में पैसा खत्म हो गया है, तो आप लोग भागिए मत। वो चाहते हैं कि सब लोग पैसा निकाल लें बैंक से, भारत के पास लिक्विडिटी कम हो जाए। तो मैंने जी, एक ऑडियो भी जारी किया है, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ एक दिहाड़ी मजदूर से लेके एक ठीक है सर। उद्योगपति तक सारे सेना हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो भारत के हर लोग सैनिक होते हैं। जी। तो मैंने ये चीजें की और रही बात सिविलियन को, तो वो सिविलियन को इसलिए टारगेट कर रहे हैं हुँ। जिससे कि वहां पे हड़कंप मच जाए, सिविलियन रिवेलियन करें भारत के लीडरशिप के खिलाफ। और हाँ, लेकिन एक ही ऐसा हो नहीं देखिए रहा है सर, रणनीति क्योंकि हम होती ये है। देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की ओर से तो खुद ही पाकिस्तान में होते हुए भी, वो पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी बलूचिस्तान के लोग विद्रोह कर रहे हैं और भारत का ही कहीं ना कहीं वो सहयोग कर रहे हैं इस पूरी लड़ाई में। खैर, बहरहाल बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।